दोस्तों, आयकर रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बार कोरोना के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया है। 30 सितंबर 2021 है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 20-21 की बात कर रहा हूं मैं। तो जिनका ऑडिटेड नहीं होना है उनके लिए 30 सितंबर है, जिनका ऑडिटेड है उनको 30 अक्टूबर है ना। तो गवर्नमेंट ने डेट इस समय बढ़ा दिया है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है आपको बताना कि कौन सी वैसी गलतियां आप रिटर्न फाइल करते समय करते हैं जिसका जो हर्जाना है आपको हजारों नहीं लाखों में भुगतान करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को देख रहा हूँ, टैक्स असेसी को देख रहा हूँ, वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ता है और उन्हें अच्छी खासी मशक्कत झेलनी पड़ती है नोटिस के बाद। तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 बाय 1, आपके 5 ऐसे इशूज बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं हिट करता है। और ये ऐसे इशूज है ना जहां पे उसको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, मतलब आपको व्यक्तिगत तौर पे उसको डाटा को आपको निकालना होता है। क्यों निकालना होता है? क्योंकि जैसा कि सब आप लोग जानते हैं कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर की सहूलियत के लिए एक फॉर्म रखा है 26AS। तो 26AS फॉर्म में क्या होता है कि आपकी वित्तीय बहुत सारी जानकारी जो है वहां पे उपलब्ध होती है, जहां पे आपको बताया जाता है कि आपका टीडीएस जो है मतलब कहां कहां पे टैक्स आपके आय के स्रोत पे काटा गया है ना। तो वहां पे कुछ ऐसे जो है जहां पे टीडीएस नहीं काटा जाता है और जहां पे आपको ये 26AS में उसका विवरण आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहला चीज है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 26AS से हम लोग को रिटर्न फाइल करते समय एक आसानी होती है कि वहां पे दिख जाता है कि हमारा बैंक में डिपॉजिट कितना है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कितना है, उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इजिली हमको पता चल जाता है। हमको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, हम बस वहां के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं 5 ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, मैं 5 ऐसे हेड की बात कर रहा हूं जो हम लोग नॉर्मली इग्नोर करते हैं या नेग्लिजेंस होता है, हम लोग को नॉलेज का अभाव होने के कारण वो होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल आप ना करें। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं जो आप गलती करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमारा ये है कि आपका जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है नॉर्मली कोई भी आदमी अपना आईटीआर में नहीं दिखाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि अपना आईटीआर में वो, क्योंकि अकाउंट्स मल्टीपल होते हैं, एक आदमी के पास 4 से 5 अकाउंट्स होते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि सारे इनकम को आप कंसोलिडेट कर लो और उसका विवरण जरूर अपने आरटीआर में फाइल करो। नहीं तो क्या होता है उसका जुर्माना जो है ना, कभी कभी मैं ऐसा देखा हूं कि 10 से 20 हजार का टैक्स देने के चलते 20 से 40 हजार का पेनाल्टी लग जाता है। तो ये बेटर रहेगा कि स्टार्टिंग में ही आप उसको कैलकुलेट कर ले। रिटर्न फाइल करते समय अपना उस हेड में आप इनकम को दिखाएं। मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि 10,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट है बैंक से तो आपका वो टैक्स छूट आता है, TTA के अंतर्गत आता है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वहां पे 3,500 का अलग से बेनिफिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए TTTB का अलग से प्रावधान है। तो नॉर्मली जो बैंक्स का डिपॉजिट है उस पर तो हमारा 26 में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन 26 में नहीं रहता है। तो आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं उसको मिस कर जाते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। ये ऐसा चीज है ना, पूंजी लाभ ऐसा चीज है कि मैं तो देखता हूं कि मेजोरिटी लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब किनके लिए लागू होता है? आप सपोज कर लो कि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स में पैसा को इन्वेस्ट किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर मार्केट का गिरा था और लास्ट ईयर से इस साल मार्केट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। तो बहुत से लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया है। तो वहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह के प्रॉफिट्स हुए होंगे। तो आपको करना क्या है कि आप जो भी आपका ब्रोकर है या जहां पे भी आप रजिस्ट्रार है उसके थ्रू क्या करिए, डाटा को निकालिए कि अगर मैंने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचा है या स्विच आउट किया, दोनों से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने सेल किया है, सेल मतलब बेच के पैसा लिया है, या फिर स्विच आउट, म्यूचुअल फंड में नॉर्मली एक स्कीम से हम दूसरे स्कीम में जाते हैं, उसको भी इनकम टैक्स की भाषा में एग्जिट माना जाता है। तो ये दोनों चीजों पे अगर आपकी यहाँ पे 1 साल से ज्यादा के समय के बाद अगर आपने निकला है तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 1 साल से पहले निकले हैं तो वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो दोनों का रेट मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में 10% है। पहले इक्विटीज पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, ये 2018 के बाद से लाया गया है।
तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट क्या है। मैं अभी तत्काल जो बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि इस बार रिटर्न फाइल करने में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड को सेल किया है या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स के इक्विटी का अलग सा टैक्स रेट है और आपका डेट स्कीम्स का अलग अलग टैक्स रेट है, मैं ज़्यादा टैक्स रेट पे नहीं जाऊंगा अभी। मैं बस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको रिटर्न भरने समय जरूर ध्यान देना है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन का डाटा आप जरूर ले लें। आपके ब्रोकर हैं, जो भी ब्रोकर हैं, आप उस वहाँ पे अगर आप ऐप के थ्रू यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। कैपिटल गेन रिपोर्ट मिल जाता है पूरे 1 साल का। तो शॉर्ट टर्म कितना फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म कितना फायदा हुआ। अगर ध्यान रहे, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपकी सालाना देनदारी 10,000 से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स जो है एडवांस में अग्रिम भुगतान करना होता है। मतलब वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व आपको उस टैक्स का भुगतान करना होता है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स को बेचा है और अगर आपको अच्छी खासी मुनाफा हुई है तो आपको कैपिटल गेन भी उसमें डालना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब इक्विटी पे, मतलब जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम से, उस पर 1 लाख तक का जो बेनिफिट है अगर 1 साल में हुआ है तो वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग के लिए आपको वहां बताने की जरूरत है। अब हम अगला आते हैं कि हमारा कहाँ पे हम मिस करते हैं। तीसरा हमारा है, अगर हमने क्या किया कि हमने कोई जमीन बेचा है। बहुत से लोग होते हैं जमीन की खरीद बिक्री करते रहते हैं, 2 साल 4 साल में अगर अच्छा मुनाफा हो गया तो वो खरीद बिक्री करते रहते हैं। लेकिन ये खरीद बिक्री का डाटा जो है ना, वो इनकम टैक्स में ITR फाइल करते समय शेयर नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है आपके लिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। जरूर फाइल करें जब भी आपको, अगर जमीन से जो भी प्रॉफिट हुआ है, इसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन का क्या सिनारियो है। पर मैं एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं आपको कि जो इंडिया में रियल एस्टेट के लिए जो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है वो 3 इयर्स का है। और शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल से पहले, सपोज कर लो कि आप 2020 में अगर कोई जमीन खरीदे हो तो 2023 के बाद अगर आप बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर 2020 से के बाद आप किसी भी समय बेचते हो और 23 से पहले, मतलब 3 साल से पहले बेचते हो, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो भी फायदा हुआ, मान लो कि 20 लाख में जमीन खरीदे और उसको बेच दिया आपने 22 लाख में, है ना, तो कितने का फायदा हुआ, 2 लाख। तो जो आपकी सालाना आय है जो भी है उसमें ये 2 लाख को जोड़ देना है और उस पर जो प्रिवेलिंग टैक्स रेट होगा, जो भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके मुताबिक टैक्स की गणना की जाएगी। तो ये तीसरी गलती हम हमेशा करते हैं कि जब हम जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो उसका कोई भी डाटा हम अपने ITR में फाइल करते समय उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। चौथा हमारा होता है पोस्ट ऑफिस स्कीम से जो हमको फायदा होता है। नॉर्मली क्या है कि जैसे आप सपोज कर लो कि पोस्ट ऑफिस का NSE स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट किया, जो ना राष्ट्रीय बचत पत्र स्कीम्स में फायदा आप इन्वेस्ट करते हो, तो सबको पता है कि 80C के तहत वो टैक्स छूट के लिए होता है। लेकिन ये भी चीज पता होना चाहिए कि जो उससे अर्जित ब्याज है वो ब्याज टैक्सेबल है। NSE में निवेश टैक्स फ्री जरूर है 1.5 लाख तक, लेकिन उससे अर्जित आय टैक्सेबल है। तो वो जो इनकम है हमारा, वो पोस्ट ऑफिस क्या है 26AS में डिस्क्लोज नहीं करता है और NSE स्कीम्स पे TDS का प्रोविजन भी नहीं है। तो ये जो इनकम है ये हमको क्या है कि ITR भरते समय हमको पता नहीं चलता है कि हमारा NSE का कोई पैसा हमारा मैच्योरिटी हुआ है। तो आप इसमें कर सकते हैं। आप जरूर से इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो स्लैब है, जो भी आपका इसका पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अगर NSE या KVP में आपने पैसा जमा किया है और उसका कोई भी मैच्योरिटी आप क्वार्टरली एनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या वन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन चॉइस आपकी है, पर जरूर से दिखाए। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो नॉर्मली हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गलती कर बैठते हैं। 5वां सैलरीड के लिए नहीं है, वो हमारा एक आप कह लो कि एक साधारण जो नॉर्मली GST टैक्स पेयर है, नॉर्मली बिजनेसमैन की कहानी है कि नॉर्मली जो लोग को करते क्या है कि अपने, मैं बहुत से लोगों का देखा हूँ और बहुत से नोटिस अभी क्या है, बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। मैं 2015, 16, 17 की बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं जिन लोगों ने क्या किया है कि
रिटर्न को जीएसटी के मुताबिक या सर्विस टैक्स के मुताबिक नहीं फाइल किया, मतलब आप अलग से रिटर्न फाइल कर रहे हो सर्विस टैक्स का और इनकम टैक्स का अलग से फाइल कर रहे हो, और उसके चलते जो डाटा मिसमैच होता है उसके चलते भी एक हैवी पेनल्टी का भी आपको सामना करना पड़ता है। मैं अभी बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ, 16-17 के केसेस आ रहे हैं, सर्विस टैक्स नोटिस दे रहा है आपको, आपकी आईटीआर के बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकाल के आपको सर्विस टैक्स वाले नोटिस दे रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों का फिगर मैच करना चाहिए, मतलब जो आपने जीएसटी रिटर्न, अगर आप अभी जीएसटी का सिनारियो है तो जो आपका जीएसटी में रिटर्न में दिखाया गया है जो भी सेल्स का फिगर, वही सेल्स का फिगर आपका इनकम टैक्स में भी दिखना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, अन्यथा आप भारी जुर्माना के शिकार होंगे। और मैं जो ये 5 टॉपिक्स पे आपको बताया हूं, ये पांचों टॉपिक एकदम क्रूशल है, और आप चाह के भी इस क्रूशल इश्यूज को हो सकता है कि तत्कालिक 6 महीना 1 साल के लिए आप बच जाए, क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस जो है सामान्यतः 2 से 3 साल के बाद आता है। तो अभी तो पता चलेगा नहीं, 2 से 3 साल के बाद आपको सरकार ब्याज भी लेगी, हर्जाना जुर्माना भी लेगी और टैक्स भी लेगी। तो इन तीनों से अगर बचना है, और सबसे बड़ी बात शांति से सोना है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं आराम से सोऊं तो इसके लिए जरूरी है ये सारे डाटा थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। आप आईटीआर भरने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके जाइए, तभी रिटर्न फाइल करें। आशा है दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने समय आप इन 5 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब कभी भी रिटर्न फाइल करने जाते होंगे तो कोई भी डाटा जो है इस तरह की जो सूचना का छुपाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में इनकम टैक्स जो है वो रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, और उसके थ्रू आप डाटा से बच नहीं सकते, डाटा माइनिंग का काम चलता है। तो आपका आज हो सकता है अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, आपका रिफंड भी आ जाए, लेकिन 2 से 3 साल के बाद भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें और भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। धन्यवाद।